ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। आपने एक फिल्म देखी होगी एहसान जी की, बॉम्बे टू गोवा, उसमें पूरी फिल्म में नकाब में हूँ मैं। अच्छा, जो नारी हैं अपने अंदर जज्बा पैदा करके घर से बाहर निकल रही हैं, जी, मेहनत कर रही हैं, अपना जी, काम जी, कर रही हैं, बना रही हैं, मुकाम हासिल कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? उठो है बहादुर कुमारियों की दीवार है कठिनाइयों की गिरानी और दिखा दो चमक कर अखिल विश्व में कि कोई सितारा है हिंदुस्तानी। मेरे को एक आदत थी कि हर चीज़ में भाग लेना, मुझे हर चीज़ में कंपटीशन में जाना है, वो आए या ना आए मैं तैयार रहती थी। कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? यार बुड्ढा बहुत कमाल का लिखता है, यानी मेरे गुरुजी के लिए कह रही हूँ मैं, यार बुड्ढा कमाल का लिखता है, मेरे चांद को कितना अच्छा सजा दिया। आज 10 किताबें मेरी हैं, बहुत अवार्ड है, अल्लाह का बहुत एहसान है। 2 एहसान दिए वैसे, एक ओरिजिनल अल्लाह का, एक डुप्लीकेट एहसान कुरैशी। तो मैं लिख रही हूँ। हंसते रहो और हंसाते रहो, जिसका ये तकिया कलाम है, उन्हें आप समझ ही गए होंगे, जहन में एक तस्वीर आ गई होगी। एहसान कुरैशी जी, जिसे हमने सब सुना है, और मैं तो बहुत कम उम्र का हूँ और हमने भी बहुत सुना है, और एक नए अंदाज में कॉमेडी सुना है हमने उनसे। एक सुरीली आवाज़ और एक नए तरीके से लोगों को हंसाना कैसा है, ये भी उन्हीं से ही सीखा है हमने। एहसान कुरैशी जी का एक बड़ा नाम है पूरे देश भर में। उनकी जो धर्मपत्नी है जीनत, डॉक्टर जीनत एहसान जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। भिलाई आप आई हैं जी। आप इससे पहले भी भिलाई आ चुकी थी। जी हाँ, फिर से मौका मिला है जी। क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अपनापन है, माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है यहाँ आके। जी, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि आप शायर हैं, पोएट, राइटर भी हैं, सारी चीज़ें करती हैं, और उर्दू अदब में, उर्दू ज़बान पे बहुत अच्छी पकड़ भी है, और अच्छी इनकी एक मैंने कुछ अशार सुने थे सास को लेकर, तो वो तो मैं आपसे बुलवाऊँ वही, पर थोड़ा सा पहले आते हैं जी। कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात कैसी हुई? क्योंकि हम तो जानते नहीं कि अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई है, तो इस पे भी थोड़ा सा इसका पर्दा खोलिए कि लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई है। और क्या आपको पता था कि इस तरह के, मतलब कॉमेडी करने के नए नए अंदाज हैं, पर इनका जो अंदाज था वो हमने पहली बार सुना था और पहली बार देखा भी, क्योंकि एक जो सुरीला आवाज़ है कि आज मैं, तो ये जो खींच के बोलने का ये नया अंदाज हमने इस दौर पे देखा था। तो कैसे मुलाकात कैसी रही, कैसे शादी हुआ, क्या था पूरा ये थोड़ा सा? देखिए, ये तो खैर मेरा पर्सनल मामला है, पर मैं आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ बताऊंगी कि हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं दोनों, हम लोगों ने 10 साल साथ में थिएटर किया, और मेरी मुलाकात हुई थी उनसे साक्षरता मिशन के दौरान। कलेक्टर साहब ने मुझे साक्षरता मिशन में लिया था, तो नुक्कड़ नाटक करना तो हम लोग करते थे, उसके साक्षरता के गीत भी लिखे मैंने, उसके ऑडियो भी, उस समय ऑडियो चलते थे कैसेट, वो भी रिलीज़ हुए थे, और हमारे ग्रुप के कैप्टन थे एहसान जी, और एक बहुत अच्छे इंसान है एहसान जी, और बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छा मतलब संचालन, निर्देशन, डायरेक्शन, वो सब रहा उनका, और बहुत सारी खासियत है उनमें, तो अच्छा लगा उनके साथ कुल मिला के। और अब बात आती है कि वो इतना खींच के कैसे बोलते हैं, तो होता क्या है कि हमारे गांव घर में, शहर में, खेतों में जब आदमी किसान काम करता है, जो हमारा मूल काम था पहले, तो अब मान लीजिए खेत के उस तरफ भैंस घुस गई है, तो उतनी दूर तो जा नहीं सकता, आज जितने साधन भी नहीं है भगाने के भी, एक गुड्डा भर लगा रहता था खेत में, तो बस वो अरे रामू देख रे उते भैंस घुसी है का, वो लंबा खींचा, तो वो उधर से आओ दद्दा देख लो भगा रहा हूँ रे, वो उधर से आया। तो वो टोन का जो तरीका था, हम लोग एक प्रोग्राम में जा रहे थे धारणा कला, ये बरघाट रोड है, मतलब बालाघाट सिवनी जो रोड है उसमें पड़ता है गाँव बरघाट, तो वो धारणा हमारा प्रोग्राम था, उसमें वो चल रहा था मामला, तो हमारी हो गई गाड़ी खराब, तो हम लोग आधा 1 घंटा वो उनका नाटक ही सुनते रहे किसान का, तो वो एक्टिंग में हम लोगों ने अपने नाटक में यूज़ किया। अच्छा। तो वो उसके बाद एहसान जी को वो इतना अच्छा लगा कि वो उन्होंने उसको एक अपना आइडिया बना लिया और एक आदत में शुमार कर लिया, वो शुमार आज वो बुलंदी तक पहुँचे। और उसमें हमने मशवरा दिया कि जब वो कवि सम्मेलनों में पढ़ते थे तो इसी तरह खींच खींच के पढ़ते थे, तो उनकी कॉपी एक कवि है राजेंद्र मालवी इटारसी के, वो तब भी करते थे और अभी भी करते। अच्छा। तो मतलब वो बहुत पसंद आया मुझे उनका खींच के बोलना। और वो पढ़ते समय एक काम और करते हैं एहसान जी, जब पढ़ते हैं तो थोड़ा पैरों पे ऊंचा भी होते हैं, वो जो मतलब स्टाइल है ना उनका थिएटर का, वो भी आ जाता है, तो वो मिक्सिंग किया उन्होंने, पर बहुत अच्छा रहा।
तो क्या घर में कभी ऐसी आम बातचीत में कभी ऐसे मतलब मजाकिया अंदाज में बोल देते हैं कैसे? नहीं, दरअसल होती देखिए क्या है, वैसे तो एहसान जी बहुत ही संजीदा गंभीर आदमी, बहुत ज़्यादा। क्या आदमी जब लिखता है, बाहर जाता है तो क्रिएटिविटी चलती रहती पूरी दिमाग में, क्या करना है, कैसा करना है, वो सब चलता रहता है। तो वो ज़्यादातर तो मतलब वो चुप ही रहते हैं, सोते बहुत हैं। अच्छा। हाँ, बातचीत उनकी होती है कॉमेडी की, कम होती है, मतलब करते हैं पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, अच्छा है। पर आपके थोड़ा सा आपकी लाइफ में आना चाहूँगा, आपने कब लिखना शुरू किया? क्या फैमिली से ये चीज़ें आपको मिली हैं कि आपका खुद का ही शौक था कि लिखना है, पढ़ना है और लोगों तक पहुंचना है और उसको सुनाना है? ये कब शुरू? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे दिल को छूने वाला प्रश्न है आपका ये। क्या था कि मैं चौथी या पाँचवीं क्लास में थी, तो जो मेरी मम्मी थी वो टीचर थी, तो उस दौर में वो जब भी स्कूल के किसी भी फंक्शन में जाती थी मुझे लेके जाती थी। तो वहाँ क्या होता था कि कुर्सी में बिठाया जाता था उनको, और उस दौर में कुर्सी में बिठाना बड़ी बात थी। आजकल तो हर कोई कुर्सी में बैठ जाता है, तो कुर्सी में बिठाया जाता था, चाय बिस्किट उनको दी जाती थी, तो मैं साथ में जाती थी, मुझे भी चाय बिस्किट मिलती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था, चाय बिस्किट मिल रही। बाकी मैंने कहीं ध्यान नहीं दिया, चाय बिस्किट पे ध्यान था, बच्चों की जो आदत होती है। तो हुआ क्या कि एक दिन मैं मम्मी से बोली अपनी कि मम्मी बोली बेटा खूब पढ़ा करो और तुमको बहुत आगे बढ़ना है, हर माँ कहती बच्चे को। मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को आपके जैसे कुर्सी में बैठना, चाय बिस्किट मिलेगी मुझे। तो बहुत हंसी वो छोटी बच्चे की बात में। फिर उनको देख के मैंने कविताओं की तरफ रुझान किया। मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन किया कि वो क्या करती प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ती थी। तो मैंने कहा मैं भी करूँगी। तो इसकी 2 लाइन उसकी 2 लाइन निकाल के ऐसा मैं अपना भानुमति का कुनवा बनाती थी, पर समझती नहीं थी उस समय कि क्या कर रही हूँ। फिर एक प्रोग्राम के दौरान क्या हुआ, सिवनी नगर पालिका मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कार्यक्रम था, उसमें एक जनाब बैठे थे अब्दुल रब सदा। तो वो बहुत बड़े शायर थे और उस्ताद शायर थे, 60 साल की उम्र थी। वो एक कोने में बैठे थे स्टेज के, मैं इस तरफ बैठी थी। उस दौर में बच्चियों को ऐसा निकलने का इतना नहीं था परमिशन। क्या उम्र रही होगी उस समय? अब समझिए 7वीं 8वीं पढ़ती थी। अच्छा। बहुत छोटी उम्र थी। तो मैं मतलब मेरे को एक आदत थी कि हर चीज़ में भाग लेना है, मुझे हर चीज़ में कंपटीशन में जाना है, वो आए या ना आए मैं तैयार रहती थी, बहुत मतलब शौक था। और मेरी मदर हमेशा मुझे उत्साहित करती थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि वो आज तो कविता का प्रोग्राम है, तो बोले कि मैं जाऊँ, तो बोले चले जाओ। मैं चली गई। अब मैं गई तो इस स्टेज के इस तरफ बैठी हूँ और वो उधर बैठे। तो मैंने 4-5 लाइन जोड़ तोड़ करके ले गई थी। मैंने बताया ना भानुमति का कुनवा। तो मैंने लिखा कि छत पे आ जाता है चांद, मुझको भाता है चांद, बहुत बुलाता है चांद, मुझे रुलाता है चांद। मुझे चांद से मतलब था और वो मैंने लिख के ले गई। अब मैंने वो पढ़ा तो वो उस कोने में बैठे गुरुजी ने, अब बाद में मुझे मेरे गुरु बने वो, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। तो मैंने देखा, कहा मैं गई। बोले बेटा क्या पढ़ रही थी आप? मैंने कहा मैंने कविता लिखी। बड़ी घमंड से मैंने उनको कहा कविता लिखी, बहुत अच्छी कविता लिखी बेटा। वो बताओ तुम्हारा कागज़। मैंने दिखाया, उनने ऐसे उर्दू में 3-4 लाइन लिखी, मुझे वापस कर दिया। अब मैं भूल भी गई। मेरे जो उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल रब सदा साहब, बाद में मतलब गुरु माना मैंने उनको, तो वो मुझे एक दिन बाज़ार में मिल गए। वो बहुत गरीब फैमिली से थे बेचारे, मिट्टी का तेल बेच के परिवार को चलाते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं मम्मी के साथ मटका खरीदने गई थी पानी का। तो मैंने गई, मैंने कहा जी। बोले ये कागज़ लो तुम्हारा। मैंने कहा मैंने तो अभी आपको कोई कागज़ नहीं दिया। नहीं, बोले ये वो कविता है जो तुमने पढ़ी थी, इसको तैयार करके आना, अगले हफ्ते में बहुत अच्छा प्रोग्राम है नगर पालिका का, और सुनो उसमें इनाम भी मिलने वाला है। तो मुझे लग गया इनाम मिलने वाला है, मैं इनाम के लिए तो पागल रहती थी। तो मैंने उसे खूब याद किया। अब गई उस प्रोग्राम में, आपको बताऊं मैं, बाली आसी जैसे मशहूर शायर उसमें थे, जो जाने माने शायर, बहुत बड़े बड़े शायर लोग उसमें आए हुए थे। मैं नहीं जानती थी कि कौन क्या है, मुझे इतना मालूम था कविता मुझे आज पढ़नी और मुझे इनाम लेना। अब मैंने उस प्रोग्राम में पढ़ा तो वो पंक्तियाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि ज़िंदगी में इस तरह तनवीर फैलाता है चाँद, ज़िंदगी में इस तरह तनवीर फैलाता है चाँद, और शाम होते ही मेरे नज़दीक आ जाता है चाँद, शाम होते ही मेरे नज़दीक आ जाता है चाँद। और जब मैं रखती हूँ कदम दुश्वार राहों में कभी, दुश्वार यानी कठिन, जब मैं रखती हूँ कदम दुश्वार राहों में कभी, हर कदम पे मेरे जीनत हो जाता है चाँद, हर कदम पे मेरे जीनत हो जाता है चाँद। वो कविता मैंने पढ़ी, इतनी तालियां, और पहला इनाम मुझे मिला भाई साहब। और वो इनाम क्या था
एक प्रेस थी, स्त्री को स्त्री मिली। अच्छा। स्त्री को स्त्री मिली, वो प्रेस थी और वो मेरे बहुत काम आई स्कूल जाने में, ड्रेस प्रेस करने के लिए। और फिर मैंने कहा जैसे आम बच्चे करते हैं, मैंने भी वही किया। मैं माफ़ी के साथ कहती हूँ, यार बुढ़ा बहुत कमाल का लिखता है। अच्छा। यानी मेरे गुरुजी के लिए कह रही हूँ मैं, यार बुढ़ा कमाल का लिखता है, मेरे चांद को कितना अच्छा सजा दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तरीके से सीखना चाहिए। फिर मैं उनके पास गई, मिली और मेरी शुरुआत हुई शायरी की। आज 10 किताबें मेरी हैं, बहुत अवार्ड है, अल्लाह का बहुत एहसान है। 2 एहसान दिए है वैसे, एक ओरिजिनल अल्लाह का, एक डुप्लीकेट एहसान कुरैशी। तो मैं लिख रही हूँ और मैं तंज़ो मिज़ा भी लिखती हूँ उनके वजह से। फिर मैंने बीच में कुछ साल बंद रहा मेरा लेखन, क्योंकि एहसान साहब बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे और मैं यहाँ MP मध्य प्रदेश में थी, बच्चों की परवरिश थी, छोड़ा कुछ दिन। फिर जब बॉम्बे गई ना, तो वहाँ पर मुझे मेरे एक बहुत अच्छे मतलब राखी भाई हैं, नज़र बिजनौरी, वो मुशायरे बहुत करते, उन्होंने बहुत मुशायरे पढ़वाए मुझे। उन्होंने कहा बाजी आपके शौहर चूंकि तंज़ो मिज़ा पढ़ते हैं, यानी हास्य व्यंग, तो आप भी करिए। तो मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है यार, गुरुजी ने इतना काबिल तो बनाया है। तो तंज़ो मिज़ा भी शुरू किया और बहुत कामयाब रही। तंज़ो मिज़ा के का एक मैं आपको बहुत छोटा सा 4 मिसरे सुनाती हूँ, सुनिएगा कि ज़रा सा हंस के क्या बात कर ली शौहर ने, ज़रा सा हंस के क्या बात कर ली शौहर ने, पड़ोसन के घर से कबाब आ रहे हैं। क्या बात है? पड़ोसन के घर से कबाब आ रहे हैं और मेरी तो रातों की नींदें उड़ सी गई हैं जीनत, मेरी तो रातों की नींदें उड़ सी गई हैं जीनत, शौहर को पड़ोसन के ख्वाब आ रहे हैं। क्या बात। ऐसा कुछ मैं तंज़ो मिज़ा में भी करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो एहसान साहब से ऐसे कुछ होता है कि हास्य में आप लोग? अरे बड़ा मज़ेदार, कई प्रोग्राम हम लोग के ऐसे होते हैं इकट्ठे, तो फंस जाते हैं। तो अभी पिछले दिनों एक ने मुझसे पूछ लिया कि आपका घर तो सेलिब्रिटी का घर है, मैंने भी 10-12 सीरियल किए, 3-4 फिल्में की हैं, तो कहा आपकी तो बोले सेलिब्रिटी का घर है, तो क्या होता है आपके आना जाना लोगों का लगा रहता होगा, पास पड़ोस का कैसा मामला है? मैंने कहा यार पड़ोस का तो ठीक है, पड़ोसनों का अच्छा नहीं है, बड़ी नज़र लगाती है। तो बोले कैसे? मैंने कहा मैं बताऊं क्या, ऐसा असर पड़ा एहसान जी पे, बदलाव आ गया। बोले कैसा? मैंने कहा ऐसा कैसा, मैं आपको बताती हूँ। शौहर मेरा पहले से ये कितना बदल गया, मेरी पड़ोसन का उस पे जादू चल गया। शौहर मेरा पहले से ये कितना बदल गया, मेरी पड़ोसन का उस पे जादू चल गया। जादू चल गया, जादू चल गया, जादू चल गया रे बाबा, जादू चल गया। अब जादू कैसा चला? पहले था सीधा सादा, अब हो के मन चला, बालों को काला करके ये फैशन में है ढला, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लगा रहता रात दिन, पिक्चर भी चला जाता है ये अब तो मेरे बिन। हाय रे मेरे हाथ से शौहर निकल गया, मेरी पड़ोसन का इस पे जादू चल गया। ऐसे कुछ कार्यक्रमों में हम लोग करते रहते हैं, दोनों मिक्सिंग करके होता रहता है। जी लिखने के उसमें आता हूँ थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे कि अभी जो वर्तमान का जो माहौल है, जी, भाषा को लेकर एक अलग लड़ाई है। जी जी, हिंदी उर्दू से लड़ाई कर रही है, तो मराठी हिंदी से लड़ाई कर रही है, भाषा का बड़ा लड़ाई है। जी जी, इस भाषा की लड़ाई को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप एक राइटर हैं, जी जी, आप लिखती हैं, तो आप इसको अपने अंदाज में किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की चल रही? क्योंकि उर्दू पे तो कई बार हमला हुआ ही है कि ये हमारी भाषा नहीं है। जब भी ऐसे होता है तो एक बहुत, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूँ, पर मैंने रील में वो शायरी उनकी सुनी थी कि उर्दू तेरी माँ की ज़बान है उर्दू, तो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप कैसे देख पा रहे हैं अभी का जो माहौल चल रहा है? देखिए बात दरअसल ये है, भाषा की कोई लड़ाई वैसे है नहीं जी। सबसे अच्छी भाषा तो मातृभाषा वो होती है जब हमें माँ सिखाती है। हर माँ मतलब बच्चे को माँ कहना ही सिखाती और कुछ भी नहीं सिखाती, और हम धीरे धीरे भाषाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हिंदी भी हमारी है और उर्दू भी हमारी है, वो खालदा बेगम है तो ये राजकुमारी है। बात ये है दरअसल, और कुछ भी नहीं है। आपका देखने का नज़रिया कैसा है? आप भाषा को नहीं देख रहे हैं, आप उसके जरिए उसके साथ जीने उठने बैठने वालों को देख रहे हैं, उसके साथ रहने वालों को देख रहे हैं। तो भाषा की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की लड़ाई है, मैं ऐसा मानती हूँ। सबसे अच्छी भाषा प्यार की होती है, इंसानियत की होती है, वो आप रखेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा, और वही रखना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। आप एक शायरा हैं जी, और
फीमेल्स को हर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जी रहा है, जी मेहनत करना पड़ रहा है और अलग अलग तरीके से उनको हैरेस भी किया जा जी रहा है, जी 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 अन्याय भी हो रहा है आज बिल्कुल। के दौर में। तो नारियों की वर्तमान में जो स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? और कुछ जो लोग अब जो नारी हैं अपने अंदर जज्बा पैदा करके घर से बाहर निकल रही जी हैं, मेहनत कर रही हैं, अपना जी जी नाम कर रही हैं, बना रही हैं, मुकाम हासिल कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगी कि बराबर से साथ दे के बढ़ना चाहिए नारियों को। और आज का माहौल इतना बदला है, हमारे घर परिवार के हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे ससुर, ये लोग भी आगे बढ़ाने में कोई मतलब कसर नहीं रख रहे हैं, पूरा मौका दे रहे हैं। एक दौर था जब पत्नियां या बच्चियां या बहनें घर तक के महदूद थीं, आजकल वो माहौल नहीं है, पढ़ने भी लोग बाहर तक भेज रहे हैं बच्चियों को। और ऐसे में जैसे बहुत सारे मामलात बन जाते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा लगा हुआ है, वो अपने रास्ते चलता है, बहकाता है। बहुत सारी बातें, दुनिया में सारे लोग एक से नहीं हैं। तो मैं अपनी बहनों को तो पहले एक संदेश देती हूँ कि उठो है बहादुर कुमारियों की दीवार है कठिनाइयों की गिरानी। उठो है बहादुर कुमारियों की दीवार है कठिनाइयों की गिरानी, और दिखा दो चमक कर अखिल विश्व में कि कोई सितारा है हिंदुस्तानी, कोई सितारा है हिंदुस्तानी। तो बिल्कुल आपको झांसी रानी की तरह रहना है, सितारा बन के दिखाना, हिंदुस्तान का सितारा। हमारी बहनें किसी से कम नहीं है और हमारे भाइयों ने भी कुछ कम नहीं किया। हमारे जो मतलब मर्द हजरात हैं वो भी पीछे नहीं है कहीं। और नारी की स्थिति के बारे में तो मैं अपनी गज़ल की 4 मिसरे आपको सुनाती हूँ कि मेरी नज़र में औरत क्या है, नारी क्या है। कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत। यानी कहना ये चाहती हूँ मैं कि जो भी काम है वो नारी से शुरू हुए हैं और नारी पे ही खत्म होंगे। नारी नहीं होती तो आप और हम ही नहीं होते ना, दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होता किसी का। दुनिया में आपको लाने वाली माँ ही तो थी, उसी ने तो आपको यहाँ तक लाया। तो इसलिए नारी को तो आप कबूल करना पड़ेगा हर फील्ड में, वो है तो आप हैं। जो बच्चे जो अब नए तैयार हो रहे हैं, युवा पीढ़ी है, लिखने का जिन्हें शौक है, छोटी छोटी शायरी बिल्कुल लिखती हैं वो, उनको क्या सीख देना चाहेंगे? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि बहुत लोगों का ये है कि पढ़ने में कम मेहनत है उनकी, पर कहीं पर जाके बोल देने में ज़्यादा वो रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पर पढ़ने में मेहनत कम है। तो वो सीख जो लिखना पढ़ना चाहते हैं उर्दू में, जिनको शायरी करने की शौक है, उनके लिए क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, एक बहुत सीधी सी बात है कि अपनी नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। आप देखते हैं सीमेंट के कितने सारे ऐड दिखाता है वो, और बताता है कि ये वाली सीमेंट लगाया हूँ पापा, इसलिए मकान इतना मजबूत है। एक सीन यूँ दिखाते हैं कि भाई बरसात हो रही है या भूकंप आ रहा, पर मकान को कुछ नहीं हुआ। तो नींव मजबूत यानी सब कुछ मजबूत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पहली क्लास से 12th तक ही लीजिए, आप 12th तक ही पढ़ लेते हैं मान लीजिए, तो आपको एक वो आ जाता है कि हाँ, इंग्लिश का मतलब छोटी ABCD ये, बड़ी ये है, तो ये हिंदी का व्यंजन ये है, स्वर ये, एक आप उसको समझने लगते हैं। तो आपने नींव तो बनाई ना पहले, चाहे आप कुछ भी करें, ये आपके 10, 12, 15 साल तो नींव बनाने में गए। तो इसी तरह आपका शायरी हो, चाहे आपकी मतलब हिंदी कविता हो, आपको मतलब उसके लिए पहले पढ़ना भी चाहिए बड़े बड़े अपने साहित्यकारों को। जो पसंद है उनको पढ़ो, ज़रूरी नहीं कि सबको लाद लो। अब गालिब को लेकर बैठे हैं, आप शेरी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा भी नहीं करो, जो पसंद है उनको पढ़िए। दूसरी बात, फूहड़ता से बचो, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी भी हैं। दूसरी बात, आप अच्छे संस्कार, तहजीब, तमीज़ वाले हैं। तो आपका जो लेखन है, जो आप लिख रहे हैं, जो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, वो आपका मतलब व्यक्तित्व उसमें नज़र आता है कि जो आप लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं जो आपकी सोच है। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, पूछ के लिखने में भी बुराई नहीं, किसी से भी पूछो, उसमें अपने आप को बड़ा मत समझाए, नहीं मेरे को बहुत नहीं, आपको बहुत आता है, पर बिन गुरु ज्ञान ना होए गोपाला। इसलिए आपको एक बार मतलब घर से शुरुआत, माँ गुरु है हमारी, स्कूल में मास्टर जी गुरु है हमारे, फिर अनुभव गुरु है हमारा, हर कदम पे अनुभव सिखाता है, बेटा ये ठोकर लगी तेरे को। तो हमको बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो वो करना चाहिए। फिर यूट्यूब का तो बहुत थैंक्स करिए आपकी। हमारे दौर में तो हमको रदीफ काफिया क्या है, बहर मीटर क्या है, हमें कुछ नहीं, जो गुरुजी ने बताया वही मानना है। आप तो जांच परख सकते हैं कि भैया इसमें ये कहा गया है तो ये सही है कि नहीं, ये छंद में 11-12 मात्रा हो रही, 16 हो रही, नहीं हो रही, क्या है वो, आपको चौपाई में कितनी। तो आपको तो बहुत आसानी है, आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और बड़े बड़े अपने गुरुजन जो हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, आपके कोई शायर है, कवि मित्र हैं लोकल में, उनसे मिलके भी आप बात कर सकते हैं। हाँ,
आज के बच्चों में चूंकि थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा रहता है, गुस्सा ज़्यादा रहता है, तो वो बैठना उठना पसंद नहीं करते। पर पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है वाली बात कहूँगी मैं। जब तक आप बैठेंगे नहीं उनके साथ आपको नहीं आएगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। उर्दू अदब में जितने भी शायर हुए हैं, आपके कोई पसंदीदा जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? साहिर लुधियानवी। तो उनके अगर कोई आपको? उनके तो बहुत गाने फिल्मों में आप देखेंगे, बहुत गाने आए हैं। मेरे उस्ताद भी बहुत अच्छा लिखते थे, जनाब अब्दुल रब सदा। और मैं कहूँगी कि इनको पढ़ना चाहिए। साहिर साहब को भी आपने पढ़ा ना तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत बढ़िया। और मैं एक टेक्निक और देती हूँ कि मान लीजिए साहिर साहब को पढ़ना बोर लगता है आपको, कोई बात नहीं, साहिर लुधियानवी साहब के जो गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं, आप उनको सुनिए, वो आपको मीटर बैठ जाएगा आपको कि हाँ ये किस तरीके का है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो आपको फाइलातुन वगैरह में जाना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको जल्दी आ जाएगा रिदम में। और कोई 2-3 बुक या फिर किसी एक शायर, मतलब कोई 2-3-4 नाम? नहीं, मैंने अभी आपको क्या कहा, अपन जैसे मैं मुनव्वर राना साहब का नाम दूं, बहुत पसंद करती थी मैं उनको, बहुत अच्छी शायरी उनकी। रिक्शे वाला भी उनकी शायरी समझ लेता है। जैसे उन्होंने लिखा था, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो ये सच में बात है ना, रिक्शा चला रहा दिन भर बेचारा, तो वो तो वैसे ही नहीं मिली जगह तो पेपर बिछा के सो गया। तो मुनव्वर राना साहब हैं अपने, राहत इंदौरी साहब के शेर आप सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे। और भी हमारे नए मतलब शायर आ रहे हैं, बहुत अच्छा चले, नए बच्चे भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, एक से बढ़कर एक नए बच्चे लिख रहे हैं भाई, सोच भी बहुत नई नई है। तो पढ़ेंगे आप तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि आपका शब्दकोश बढ़ जाता है, डिक्शनरी बड़ी हो जाती है दिमाग की, तो आप कर सकते हैं। तो जैसे तो एहसान साहब जो है लगातार फिल्म भी कर रहे हैं और बहुत सारे शो भी करते हैं वो, और उनको बुलाते भी हैं, मकबूलियत है बहुत बहुत, अल्लाह का एहसान जी। तो आप अभी किस तरफ हैं और कौन कौन से आपने फिल्में की हैं या टीवी सीरियल अगर कोई कर रही हैं, या फिर आप अभी किसी चीज़ पर लिख रही हैं जी, या कुछ, तो थोड़ा सा बताइए। देखिए क्या है, मेरी अभी गज़ल की किताब आईना बोलता है करके उसकी तैयारी में वो चल रहा है। एक बाल साहित्य की किताब मेरी, बच्चों पे कविताएं हैं, वो मैं लिख रही हूँ। वो मेरे ख्याल से 3 महीने में आ भी जाएगी प्रेस में। तो एक तो वो है। रही बात मेरे काम की, तो आपको बता दूं, आपने एक फिल्म देखी होगी एहसान जी की, बॉम्बे टू गोवा, उसमें पूरी फिल्म में नकाब में हूँ मैं। अच्छा जी। और ये था कि उसमें कहा गया था कि सिक्वल बनाएंगे उसका, इसलिए नकाब नहीं खोला जाएगा। पर वो कोरोना काल में जिन्होंने बनाया था वो बेचारे एक्सपायर हो गए, और भी यानी उसमें राजू श्रीवास्तव जी थे, वो भी चले गए। तो अभी कुछ कलाकारों के कम होने से वो हो नहीं पाया है, पर बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत मज़ेदार थी मेरे लिए, और मेरे को बहुत मज़ा आया उस पिक्चर में। उसके बाद मैंने सुनील पाल जी ने फिल्म बनाई थी विग बॉस, विग लगाते हैं ना जो, विग बॉस, उसमें एक टकली औरत की भूमिका निभाई है मैंने, तो वो भी मैंने किया है। उसके अलावा 2 फिल्में और की हैं, और सीरियल तो मैं वन डे टुडे ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है, 2 या 3 दिन का काम लेती हूँ। तो उसमें मैंने मेरे साईं किया है, लाडो किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, सावधान इंडिया किया है, इंटरनेट वाला लव किया है, अभी एक वेब सीरीज़ की है खदान, वो किया है। मैं करती रहती हूँ सीरियल्स भी, पर बस वही 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं लेती, क्योंकि दोनों बाहर चले जाएंगे तो दिक्कत। बच्चे, दोनों बच्चे मेरे, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और बेटी अभी एमए की है इंग्लिश में। जी जी। एक जो हालिया जो अभी चल रही है लोगों के लिए, जो पढ़ने लिखने और उर्दू अदब के जो शौकीन है, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनका ये रहता है शिकायत कि आजकल मुशायरे में जो है सेम रिपीट मतलब शायरों को बुलाया जा रहा है बार बार, नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको इतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये सच में हो रहा है? बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, ये हो रहा है। देखिए क्या होता है कि आजकल ना हर जगह एक मतलब ग्रुपबाजी चल रही, दूसरा चल रहा है तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाता हूँ। अच्छा। तो वो अदा करने के चक्कर में भी हो जा रहा है, और इसी वजह से वही चेहरे रिपीट होते हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप बना लिए अपने, वो चल रहे हैं। इसके लिए बस यही कि हमारे जैसे आपके माशरे के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो छोटे छोटे प्रोग्राम अरेंज करें और मौका देना है नए लोगों को। उसके लिए जैसे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि इतना बजट नहीं होता, ये नहीं होता, मत करिए ना इतना बजट। आपके यहाँ लाइन्स क्लब होगा, रोटरी क्लब होगा, कोई स्कूल तो होगा जहाँ एक हॉल होगा छोटा, उनसे रिक्वेस्ट करिए। मेरा एक संदेश है सबके लिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हम 1.5 या 2 घंटे को आपका हॉल चाहते हैं, और तमाम लोगों में एक अपील करिए कि हम आज एक नए राइटर को आपसे मिलाना चाहते हैं, आप सुनने आइए। तो लोग सुनने आएंगे, तो जितने भी लोग सुनने आए, और उसको बोलिए कि कम से कम आप 15 से 20 मिनट या 1 घंटे की तैयारी से आइए, उसका भी हौसला बढ़ेगा, वो भी यानी हाईलाइट होगा, तो धीरे धीरे उसको प्रोग्राम मिलेंगे। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है इनका ग्रुप तोड़ने का। जी।
जी। कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो आप अगर कहना चाहेंगे, खासकर भिलाई छत्तीसगढ़ वालों के लिए, उसके बाद फिर ये बात। भिलाई वालों के लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी और आप सबके लिए भी कहना चाहूँगी कि हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है। हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, और मन के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है। मन के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है, और हम बंजारे आज यहाँ हैं, कल जाने किस ठौर में होंगे। हम बंजारे आज यहाँ हैं, कल जाने किस ठौर में होंगे। आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है, आपका ये एहसान बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत ये बातचीत उम्दा रही। और दर्शकों को भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और सीखने के लिए बहुत कुछ और जानने के लिए बहुत कुछ उन्हें मिला होगा। मैं भी एक चंद लाइन से इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ कि हमारे जो उस्ताद है वसीम बरेलवी साहब, उन्होंने कहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह वाह वाह। तो ये इसी अंदाज से इस बातचीत को ही खत्म करते हैं, और हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।